साडा चिड़िया द चंबावे, बाबुल असम उड़ जाना। यानी हे पिता, हम लड़कियों का अपने पिता के घर में रहना चिड़ियों के घोंसले में पल रहे नन्हे चूजों के समान होता है, जो जल्द ही बड़े होकर उड़ जाते हैं। हे पिता, हमें तो बिछुड़ जाना है। लोग कहते हैं कि हमारे लोक गीतों में जिंदगी के दुख दर्द की सच्चाई बयान होती है, मगर गीता के लिए इस लोकगीत का मतलब गलत साबित हुआ था। आसपास की सभी लड़कियां ससुराल जाकर अपने अपने परिवार में रम गई थीं, मगर गीता ने यूं ही सारी जिंदगी निकाल दी। इस तन्हा जिंदगी का बोझ ढोते ढोते गीता के सारे एहसास मर चुके थे। कोई अरमान नहीं था। अपनी अधेड़ उम्र तक उसे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार रहा, मगर अब तो उसके बालों में पूरी सफेदी उतर चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों के सहारे ही अब उसके दिन कट रहे थे। एक वक्त था जब इसी हवेली में गीता का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब तो यहां केवल गीता है और उसकी पकी हुई गम से भरी जवानी लगातार खंडहर होती जा रही यह पुरानी हवेली। गीता की कहानी इसी खस्ताहाल हवेली से शुरू होती है और उसका खात्मा भी यहीं होना तय है। साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल असम उड़ जाना। यानी हमारी उड़ान बहुत लंबी है। ससुराल का घर बहुत दूर लगता है, चाहे वह कुछ कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो। हे पिता, हमें बिछुड़ जाना है। गीता की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी न बने हों। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म के चिकन, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे थे। एक हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बनी थीं, जिनमें गर्व से इतराते जवान, दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। गीता को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही उसकी बदनामी होने वाली है। कित्ती रो रो तैयारी वे, बाबुल असां उड़ जाना। यानी शादी होने के बाद मैंने बिलख बिलख कर ससुराल जाने की तैयारी कर ली है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हे पिता, हमें बिछुड़ जाना है। गीता का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज्यादा खुश थी कि एक बहुत बड़े रईस परिवार से अब जुड़ गई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठकर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी लिमोजिन कार गीता की डोली ले जाने के लिए सजी संवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में गीता के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास माने नहीं रखता कि तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी धर्मदेव के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसी ही सज्जत से होती हैं। पर गीता को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सब्जबाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। गीता के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही, शादी को बिना रजिस्टर कराए। गीता के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक यह सारा माजरा गीता के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। गीता तो कुछ ज्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक गीता मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। गीता का पति जो फोन नंबर उसे दे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर गीता के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये मिडिल क्लास लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये एनआरआई रईस 2-3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर्र हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव गीता को दिए थे, वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। खैर, 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया।
गीता के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने कुछ रुपए भेजने लगा था, ताकि पैसे के लिए ही सही गीता उसके खिलाफ कोई हो हल्ला न करे। गीता के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। ये बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अरसा पहले उसने अपनी मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी, ताकि वहां का परमानेंट वीजा लग जाए। बाद में उससे पीछा छुड़वाकर वह गीता से शादी करने से 7 महीने पहले एक और रूसी गोरी मेम से कोर्ट में शादी रचा चुका था। गीता के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र उनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में गीता के घर वाले उसकी ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। गीता के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वे 5 लाख रुपए देकर गीता से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। गीता की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए गीता के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने गीता के साथ यह घिनौना मजाक किया था। गीता के ससुराल वाले चाहते थे कि 1 महीने तक उनके बेटे को जो गीता ने सेक्स सर्विस दी थी, उसका बिल 5 लाख रुपए बनता है। वह लेकर गीता दूसरी शादी करने को आजाद थी। वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब गीता का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब गीता की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। गीता का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि गीता चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। गीता की मर्जी के बिना ही उसकी जिंदगी को लेकर अजीब अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे और वह हर बार मना कर देती। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद गीता की ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि गीता के परिवार वाले 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और गीता को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद गीता के पति का मन अपनी विदेशी मेम से भर चुका था और वह गीता को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। गीता के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो गीता को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे, मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर गीता को खींच भरी झुंझलाहट होने लगी थी। गीता अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हार्ड मांस की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। अब गीता के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे लंदन भेज सकें ताकि गीता उस आदमी को पा सके। मगर पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि गीता के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। गीता के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। वे अपने 25 लाख रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने गीता की शादी में खर्च किए थे। गीता के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। गीता क्या चाहती थी ये उसकी कच्ची समझ में तब नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि गीता की उम्र निकलती जा रही है। उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई सगा भाई भी नहीं है जो बुढ़ापे में गीता की देखभाल करेगा। अदालत के केस में फंसे गीता के पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गीता की ससुराल वालों के पास खूब पैसा था। केस लटकता जा रहा था और एक दिन गीता के पिता ने तंग आकर खेत में पेड़ से लटक कर जान दे दी। मां ने 3 से 4 साल तक गीता के साथ कचहरी की तारीखें भुगती, मगर एक दिन वे भी नहीं रहीं। अब अपनी लड़ाई लड़ने को अकेली रह गई थी अधेड़ गीता। खेतों से जो पैदावार आती थी वह इतनी ज्यादा नहीं थी कि लालची वकीलों को मोटी फीस दी जा सके। थक हार कर गीता ने कचहरी जाना ही छोड़ दिया। वह अपनी ससुराल वालों की दी गई हर पेशकश या समझौते को मना करती रही। एकाएक करके गीता के साथ के सभी लोग मरखप गए। हवेली का रंग रूप बिगड़ता गया। अब इस कस्बे में नए बाशिंदे आकर बसने लगे थे। सरकार ने जब इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तो आसपास के खेतों में कारखाने खुलने लगे। उनमें काम करने वालों के लिए गीता की हवेली सबसे सस्ती जगह थी। गीता किराए के सहारे ही हवेली का थोड़ा बहुत रखरखाव कर रही थी। अपने बारे में तो उसने कब से सोचना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि गीता और हवेली में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन पहले मिट्टी में मिलेगी।